देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा पहला बार, ठीक है। इसमें रटने का कुछ नहीं है, समझने का है सब, ठीक है। और यू कैन एक्सपेक्ट कि 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है इसमें से। हाँ बुक में कितना बड़ा प्रश्न यूज किया है, मेरा टीम में भी निकल जा रहा है। कुछ क्या निकाल, ये इतना बड़ा बड़ा फिगर दिया हुआ है, इतना में खत्म कहानी। देखो ट्राई करो इस चैप्टर को जितना हो सके अभी लर्न हो जाए ये चैप्टर, ठीक है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था तुम लोग को पता ही होगा सर, 1947। लेकिन यार उससे पहले 1757 से 1858 तक कौन राज करके गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आया 1858 से 1947। ये दो भाग में बटा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1757 से 1858, ये सुनो लगभग 100 साल वो लोग राज किया और लगभग 100 साल ब्रिटिश राज किया। तभी तो अपना भारत जो 200 साल तक गुलाम था, किसका? अंग्रेजों का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 टू 1858 और उसके 1858 से 1947 कौन राज किया? तो यार ये लोग इंडिया की इकोनॉमी पूरा बर्बाद कर दिया था, यस और नो? ये लोग इंडिया की इकोनॉमी क्या कर दिया था? पूरा बर्बाद कर दिया था। देखो क्या हुआ, इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सब्जेक्ट। देखो ये लोग, तुमको पता है क्या करता था? ब्रिटिश यहां से रॉ मटेरियल लेके जाता था, यहां से रॉ मटेरियल लेके जाता था, फिनिश गुड वहां बनाता था और वापस उसको इंडिया में बेच देता था। यहां से रॉ मटेरियल लेके गया कम दाम में, ज्यादा दाम में फिनिश गुड यहाँ पे बेच देता था, बनाता था अपने देश में और बेच देता था इंडिया में। तो इंडिया को बर्बाद कर दिया वो लोग, यस और नो? देखो क्या लिखा है, यहां से पढ़ो। द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश कोलोनिज्म इज एन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट टू इलस्ट्रेट द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ब्रिटिश इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड कंसिक्वेंटली अरोज द नीड टू ऑगमेंट रॉ मटेरियल सप्लाई। ब्रिटिश का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था वो बढ़ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ गया तो तुमको रॉ मटेरियल लगेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ब्रिटिश रॉ मटेरियल कहां से लेके जाता था? इंडिया से, यस और नो? तो इसके कारण का रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया और वो लोग मार्केट खोजने लगा। तो वो लोग रॉ मटेरियल लेके जाता था और इंडिया को फिनिश गुड्स का मार्केट बना दिया। वो लोग इंडिया से रॉ मटेरियल लेके गया और फिनिश गुड्स कहां बेच दिया? इंडिया में बेच दिया। दिस लीड टू अ वर्चुअल रिवर्सल ऑफ द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इंडिया एक्सपोर्टर तो था, मगर किसका एक्सपोर्टर था? खाली रॉ मटेरियल का। और ब्रिटिश एक्सपोर्टर था किसका? फिनिश गुड्स का। यार ये चक्कर हो गया उल्टा। हम लोग जितना फिनिश गुड एक्सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा था। रॉ मटेरियल हम लोग एक्सपोर्टर है और वही फिनिश गुड हमारे देश में उल्टा आ जा रहा है। तो ये पूरा इंडिया की इकोनॉमी क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सब हमारे लिए नुकसानदायक था। द इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स वर सब्जेक्ट टू हेवी टैरिफ्स एंड द इंपोर्ट वर चार्ज लोअर टैरिफ अंडर द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ फॉलोड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग था उस समय, वो लोग क्या करता था पता है? उस समय वो लोग करता था वही टैक्स सिस्टम अपनाएगा जिसमें उनको फायदा मिलेगा। क्या बोला? अगर इंडिया वाला एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स तो इंडिया वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सोचो, तो एक तो फिनिश गुड्स मंगाओ, ऊपर से क्या करो? टैक्स भी दो। और इंडिया का ऑप्शन नहीं, मंगाना भी पड़ेगा क्योंकि सारा रॉ मटेरियल कौन लेके चला गया? तो इंडिया को फिनिश गुड मंगाना ही पड़ेगा। उस फिनिश गुड्स पे बेटा अनाप शनाप टैक्स ले लिया गया, यस और नो? इसके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का मार्केट क्या हो गया बेटा? कॉस्टली हो गया एंड इंपोर्ट बिकम्स चीपर। मतलब सोचो, अब ब्रिटिश इंपोर्ट कर रहा है, उनके लिए वो सस्ता हो गया, यस और नो? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कौन सा गुड्स? फिनिश गुड्स, वो उनके लिए महंगा हो गया। तो इसके कारण बेटा इंडिया का पूरा कंपिटिटिवनेस चला गया। इंडिया जो एक कंपिटिटिव लेवल पे खड़ा हो सकता था वो अब नहीं हो पाया। ये ब्रिटिश ने बहुत सताया इंडिया को। कंसिक्वेंटली द एक्सटर्नल एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडिजिनियस प्रोडक्ट। इंडिजिनियस पता है क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो इंडिया में बना है उसका डिमांड कम क्या हो गया? खत्म सा हो गया। क्योंकि हम लोग अब किसके खाली प्रोडक्ट के डिपेंड रह गए? फॉरेन गुड्स के। तो इंडिजिनियस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो गया? खत्म हो गया, यस और नो? इसके कारण इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया? बर्बाद हो गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री समझता है ना? वो इंडस्ट्री जो जिसका आधा से ज्यादा काम सब हाथ से ही होता है, तो वो पूरा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो समझा, ये पूरा बैकड्रॉप था। ब्रिटिश आने से इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यस और नो?
इसके कारण इंडिया का जो टैक्स सिस्टम था वो पूरा रिवर्स हो गया। और एक चीज हुआ क्या, डोमेस्टिक गुड्स का जो डिमांड था इंडिजिनस प्रोडक्ट का वो क्या हो गया, कम हो गया। और इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। समझा मेरा बात। तो जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। तो अब देखो क्या था, डैमेज डन टू द लॉन्ग established production structure had far economic and social consequences and it destroyed the internal balance of the trade village economy। हमारा पूरा बैलेंस क्या कर दिया इन्होंने, खराब कर दिया। ये सर नो, अब ये पूरा कुछ मैनिफेस्ट है। ये सबसे पहले क्या क्या मैनिफेस्ट है समझो। सबसे पहले क्या लिखा हो देखो, पढ़ो तो, लार्ज स्केल unemployment and absence of alternate source of employment which force may be depend agriculture for अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया जो तुम बोला। और अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो वापस से लोगों को किस में क्या करना पड़ेगा, खेती बाड़ी में काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है बेचारों के पास। दूसरा पॉइंट क्या, अगर खेती बाड़ी होगा तो जमीन पे प्रेशर बढ़ जाएगा यार। सब अगर खेती बाड़ी करेगा तो जमीन पे प्रेशर, सेकंड पॉइंट वही लिखा, जिसके कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। सब अगर एक ही काम करेगा, सब अगर जमीन में घुस गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम। तो पहला पॉइंट क्या था, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हो गया। दूसरा, प्रेशर ऑन लैंड क्या हो गया, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एन ओवरऑल शिफ्ट ऑफ टेस्ट एंड फैशंस ऑफ इंडियंस इन फेवर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स मेड द सर्वाइवल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिफिकल्ट। इंडिया क्या मंगाने लगा, इंपोर्टेड गुड्स मंगाने लगा। टेस्ट लोगों का क्या हो गया, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो गया। तीनों पॉइंट बहुत आसान है। पहला पॉइंट, फिर से पहला पॉइंट, जिसके कारण डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बढ़ गया। दूसरा, कम हो गया क्योंकि प्रेशर लैंड बढ़ गया। तीसरा क्या है, इंपोर्ट जो फॉरेन गुड्स हो रहा है, जिसके कारण लोगों का टेस्ट क्या हो रहा है, और जिसके कारण डिमांड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कम हो गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। फोर्थ नंबर क्या है देखो, द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर स्पेशली जमींदारी सिस्टम क्रिएटेड अ क्लास ऑफ पीपल हुज इंटरेस्ट वर फोकस्ड ऑन परपेचुएटिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब क्या हुआ सर, एक जमींदारी सिस्टम, पता है क्या होता तुम लोग को, क्या होता था बोलो। जमींदारी सिस्टम में कुछ जमींदार लोग रहता था, वो लोग लैंड देगा तुमको, लेकिन तुमको उनको क्या देना पड़ेगा, या तो रेंट दो, या फिर अगर तुम रेंट नहीं दे पा रहा है तो जो तुम प्रोड्यूस कर रहा है वही दो। अब प्रेशर ऑन लैंड बढ़ते जा रहा है तो जमींदारी सिस्टम वापस आ गया। और जमींदारी सिस्टम वापस आ गया तो ये जमींदारी सिस्टम कब था पता, ब्रिटिश रूल से चला आ रहा है। बेचारा गरीब किसान लोग कुछ होता नहीं था, तो वो लगान मूवी देखा है ना, तो वही तो था, उसी समय से चल रहा है। तो ब्रिटिश रूल के कारण जमींदारी सिस्टम और ज्यादा पनपता चला गया इंडिया में, क्योंकि लैंड का प्रेशर बढ़ते चला गया। लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है। नंबर 5, एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज द डिमांड फॉर लैंड, जो मैंने बोला। एंड जमींदार गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सट्रैक्ट मोर रेंट। अगर डिमांड बढ़ गया लैंड का तो लोग रेंट भी क्या करेगा, ज्यादा। ये तो पड़े था, डिमांड बढ़ने से सप्लाई वही है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी, तो रेंट का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज ग्रोथ ऑफ अ क्लास ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मनी लेंडर। देखो मनी लेंडर बढ़ता चला गया। मनी लेंडर कौन है पता है ना, जो गरीब किसान को पैसा देगा। बेचारा किसान लोग का उधार हाई इंडेप्टनेस होता जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यस और नो। एंड लो अटेंशन टू प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या हो रहा है सर, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण पूरा का पूरा इंडियन एग्रीकल्चर क्या हो गया, कोलैप्स। मतलब समझता है ना, क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ये 6 पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट में था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिसके कारण एग्रीकल्चर पे लोग आया, प्रेशर ऑन लैंड बढ़ा। अगर लैंड पे प्रेशर बढ़ा तो उसके कारण जमींदारी सिस्टम भी आ गया, रेंट भी बढ़ने लगा, लोगों का एग्रीकल्चर जो किसान लोग था लोग इंटरेस्ट ज्यादा, मतलब पैसा ज्यादा लेने लगा, तो जिसके कारण क्या हुआ, मनी लेंडर्स वापस से मार्केट में आ गया। ये और नो। और लोगों का डिमांड चेंज हो गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पूरा खत्म हो गया। ये पूरा सिनेरियो है, ये बैकग्राउंड है कि जब ब्रिटिश लोग आया तो ऐसा सा हालत था। समझा मेरा बात। गुनगुन क्या हालत था, 3-4 चीज बता दो खाली। एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाते हैं। सेकंड, प्रेशर ऑन लैंड बढ़ जाता है। थर्ड, रेंट बढ़ जाता है। और मतलब वो इंडिया से जब बाहर से गुड्स वगैरह मंगवाते हैं तो इंडियन का डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है।
अच्छा, बुक में ये 2 पेज रीड कर लो। तो ये वाला तो बुक लाया ना, बुक नहीं लाया, ठीक है। पेज नंबर की कॉपी में नोट कर लो, पेज नंबर 10.4 यहां से इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहां से पेज नंबर 10.7 तक ये रीड करना है, कहानी है पूरा, लेकिन रीड करोगे जब बोल दिया तो, ठीक है। एक एक लाइन रीड करोगे। 10.7 का रैपिड ग्रोथ तक, 10.7 का रैपिड ग्रोथ तक, ठीक है। एरा और रिफॉर्म्स वही पढ़ा रहा हूं मैं, उसके पहले तक, ठीक है। देखो अब क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो चुका है, तो कुछ तो करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए। रिफॉर्म्स आया, मगर कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं आया। 1980s में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया, लेकिन बड़ा रिफॉर्म कब आया याद है तुम लोगों को? मेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 1991, वही मेन रिफॉर्म था। 1991 के पहले तक रिफॉर्म्स आया गया, लेकिन उससे इंडियन इकोनॉमी सुधार नहीं हो पाया। तो देखो क्या लिखा है 1991 में, थोड़ा नीचे जाऊंगा, ये रहा 1991, दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बट थोड़ा बाद में, पहले इस बैकग्राउंड समझो क्या हुआ। द सीड्स ऑफ अर्ली लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स वेर सोन, धीरे धीरे बीज उगा। किसका बीज उगा? लिबरलाइजेशन का बीज उगा। लिबरलाइजेशन समझता है ना क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी लिबरल हो गया, टैक्सेस कम कर दिया सरकार ने, लाइसेंस का रिक्वायरमेंट क्या कर दिया? हटा दिया, कम कर दिया, इसको बोलते हैं लिबरल होना। क्या होना? तो धीरे धीरे बीज बोया गया, किसका? लिबरलाइजेशन का। कब? 1980s में, स्पेशली आफ्टर, यहां से बीज बोना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाया उतना। इन अर्ली 1980s कंसिडरेबल एफर्ट्स वर इनिशिएटेड, बहुत सारे एफर्ट्स दिया गया, प्राइस को स्टेबल किया गया, फिस्कल पॉलिसी को अच्छा रखा गया, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया गया। ये इनिशिएटिव कितना से कितना साल तक चला सर? 1981 से 89, जिसको बोलते हैं, इसी फेज को बोलते हैं सर अर्ली लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमसीक्यू बन सकता है कि अर्ली लिबरलाइजेशन किस साल को बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज अच्छा से पढ़ना। अगर मैं कोई घर पे चीज पढ़ने बोला तो पढ़ना कि अर्ली लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं। 1981 से 1989 को बोलता है क्या? अर्ली लिबरलाइजेशन। वेरी स्पेसिफिकली एम्ड एट चेंजिंग द प्रिवेलिंग थ्रस्ट on inward oriented trade and investment practices. In fact, this liberalization is often referred to as reform by stealth to denote its ad hoc and not widely publicized nature, despite the fact that these efforts were not in form of comprehensive package as the one in 1991. देखो ये जो रिफॉर्म्स था ये कंप्लीट पैकेज नहीं था। मैंने क्या बोला? कंप्लीट पैकेज किस साल से आया? 1991 से आया, क्योंकि वो मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था। ये रिफॉर्म्स आया, ये अर्ली लिबरलाइजेशन है, जिसके कारण इंडिया का ट्रेड थोड़ा सुधरा, मगर ये कंप्लीट पैकेज नहीं हो पाया। इससे इंडिया का जीडीपी बढ़ा, नो डाउट, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। तुम देखिएगा तो ये देखो, दे स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ हायर ग्रोथ रेट, बढ़ा ना। पिछला 30 साल से, प्रीवियस 3 डिकेड से अच्छा था इंडिया का जीडीपी। ये जो 1980 के 30 साल गया पीछे, उससे अच्छा था, मगर जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा हुआ नहीं। वो कहां से अच्छा हुआ? 1990। The average annual growth rate of GDP during the 6th plan, ये जो 1980 से 1985 है और 7th plan पीरियड है, वो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था? 5.7, 5.8%, वो बहुत ही कम है। तो ये इंडिया का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है जो लिबरल होने के बाद आया, मगर लिबरलाइजेशन उतना अच्छा अभी नहीं हुआ है, वो 10 साल बाद हुआ। 10 साल बाद, समझ रहे हैं? 1980 से 10 साल बाद 1991 लगभग, ये सर नो। तो देखो इन्होंने क्या यहाँ पे किया, देखो इन 1985 क्या क्या पॉलिसी लेके आया? डी लाइसेंसिंग कर दिया, कितना? इंडस्ट्री का बोला लाइसेंस का जरूरत नहीं है, हटाई दिया। अच्छा किया, यही तो हो रहा है लिबरलाइजेशन कि भैया 25 इंडस्ट्री में लाइसेंस का जरूरत नहीं है। द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉड बैंडिंग was accorded for industry groups allow flexibility and rapid changes in the product mix without going in for fresh licensing. अगर तुम्हारा प्रोडक्ट में बदलाव करता है, तुमको कोई एप्लीकेशन देने का जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस लेने का जरूरत, तुम आराम से चाहो तो अपने प्रोडक्ट में क्या करो? बदलाव करो। उसको बोलते हैं ब्रॉड बैंडिंग। क्या बोलते हैं? अगर आप अपने प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव करते हो, यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, यू कैन सिंपली डू सो।
यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर एनी लाइसेंस। इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड बैंडिंग। इन अदर वर्ड्स, फर्म्स इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वेर अलाउड टू चेंज देयर प्रोडक्ट विद इन देयर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में फर्म्स वगैरह है वो अपना प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है, मगर अपना कैपेसिटी के हिसाब से। उनको लाइसेंस देने का जरूरत। फॉर एग्जांपल, फर्म में स्विच प्रोडक्शन बिटवीन, इतना दिन तक तुम ट्रक बनाता था, अब ट्रक नहीं बना के तुम कार बना रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल ही लाइसेंस लेने का जरूरत है। पर कैपेसिटी में है कि नहीं है? बिल्कुल। तुम अब तक सीमेंट बनाता था, अब सडनली गाड़ी बनाएगा, लाइसेंस लगेगा। उसी कैटेगरी में। हाँ, उसी कैटेगरी में। अब नहीं कर सकता सीमेंट से कार, क्योंकि भैया तुम कार बना रहे हैं, क्या पता तुमको आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कार पहला दिन क्या हो गया, नहीं चलेगा। ट्रक से कार चल सकता है, ट्रक से कार, सीमेंट से कार नहीं चलेगा। समझा मेरा बात? ये ठीक ही है। नेक्स्ट क्या लिखा? नंबर 3, टू रिलैक्स द होल्ड ऑफ लाइसेंसिंग एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स ऑन लार्जर एमआरटीपी फर्म्स इन 1985-1986। भैया एमआरटीपी पता है ना क्या होता है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्या होता है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। सर, उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिलैक्स। अभी तो मोनोपोलीज बन रहा है, मोनोपोलीज होता है कि नहीं होता है, तो उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया, लेकिन एक लिमिट लगा दिया गया। क्या लगा दिया? कि उनका एसेट लिमिट जो 20 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया। कितना करोड़? और उससे ज्यादा का एसेट वो लोग होल्ड नहीं कर सकता है। मोनोपोली करो, लेकिन तुम्हारा एसेट का लिमिट भी थोड़ा चेंज कर दिया, 20 करोड़ से 100 करोड़। पहले 20 करोड़ का एसेट होल्ड कर सकता था, अभी कितना कर सकता है? उससे ज्यादा तुम होल्ड नहीं कर सकता है। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी को चेंज किया, टैक्स को बढ़ा दिया ना घटा दिया होगा, सोचो तो। लिबरल करना है ना, तो टैक्स को क्या कर दिया? इसको बोलते हैं मोडवेट। क्या बोलते हैं सर? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता है सर? जब हम लोग एक स्टेट ही के अंदर में सामान बेचते हैं, उसको वैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैट। वैट को पहले नाम से अगर दूसरे स्टेट में बेचता है उसको सेल्स टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये सब कंसेप्ट खत्म हो गया, अब खाली जीएसटी आ गया। क्या आ गया? अब तुम एक स्टेट में बेचो, एक से बाहर बेचो, जीएसटी लगेगा। पहले वैट लगता था विद इन द स्टेट, और आउटसाइड द स्टेट क्या लगता था? सेल्स टैक्स, जिसको सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, सेबी आया कि नहीं आया सर? सेबी का मेन मुद्दा क्या पता है ना सर? इन्वेस्टर को क्या देना? प्रोटेक्शन देना। क्या देना? कि तुम आराम से शेयर्स में पैसा लगाओ। तो सेबी आया कब? 1988 में। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा कुछ हुआ। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव मतलब समझ रहा है? एक्सपोर्ट करो, जितना एक्सपोर्ट करोगे हमारे देश को ही तो फायदा मिलेगा, तो एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव दिया गया, सब्सिडी दिया होगा। ठीक है, तो ये सब सारे मेन है। इतना सारा कर लोगे तो बहुत है। मेन 4-5 चीज याद रख लो। पहला, लाइसेंस 25 इंडस्ट्री से लाइसेंस क्या कर दिया गया? अगर आप प्रोडक्ट में उसको चेंज करते उसको ब्रॉड बैंडिंग बोलते हैं, चल जाएगा, लेकिन सेम कैटेगरी में होना चाहिए। यस और नो? एमआरटीपी पे जो लाइसेंस का लिमिट था उसको बढ़ा दिया, एसेट को 20 करोड़ से कितना कर दिया? 80 करोड़ कर। टैक्स को क्या कर दिया गया? और सेबी इंट्रोड्यूस हुआ कब? 12 अप्रैल 1980। डेट याद रख लेना, पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये कब का है? मेन 1980s वाला है, जिसको लिबरलाइजेशन नहीं बोलता है, मगर फेस ऑफ अर्ली लिबरलाइजेशन बोलता है। अब मेन ये आ गया। उसके बाद सर ये वाला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था। ठीक है, और उस समय गवर्नमेंट किसका था देख लो? अंडर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इनका पूरा नाम था पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम था? ठीक है, इनके सरकार में बहुत सारा रिफॉर्म्स आया 1991 में। ठीक है, अभी 1991 में इतने सारे रिफॉर्म्स है, एक एक करके पूरा सातों का सातों रिफॉर्म पढ़ना पड़ेगा ताकि लर्न हो जाए। ठीक है, चलो मैं सारा समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले एक बार अपना गो थ्रू कर लो, कुछ 2-5% समझ में आए तो। ये क्वेश्चन क्या है? ये है कि क्यों रिफॉर्म्स आया 1991 वाला। ये कारण है, क्या रिफॉर्म्स आया वो नहीं, क्यों आया रिफॉर्म्स, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, सारे पॉइंट्स है।
बहुत इजी है, देखो समझाता हूं। इंडिया का बजट डेफिसिट में चल रहा था, पहला पॉइंट वही है। इंडिया का बजट, इंडिया का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, रिसीट बहुत कम था, पहला पॉइंट। इंडिया ने अपना रास्ता खोला ही नहीं था। रास्ता मतलब समझ रहे हैं? इंडिया ने अपना गेट नहीं खोला, आप समझ रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का द्वार बंद रखा था, इतना ज्यादा नहीं होता था। अब क्या करे, बजट में लॉस हो रहा है। बजट में क्या हो रहा है? अच्छा, इंडिया के पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज पैसा नहीं था कि वो अपना 2 हफ्ता का भी जो जुगाड़ है वो कर सके। लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज इतना ज्यादा नीचे टच हो गया कि वो अब इंडिया 2 हफ्ता का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। तेल का महंगाई बढ़ते ही चला जा रहा है। तेल तो लगेगा, तेल का महंगाई, जिसके कारण इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया। कहां चला गया? डेफिसिट मतलब नुकसान में चला गया। 3-4 कारण बताया। पहला, इंडिया का बजट पूरा नुकसान में, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, रिसीट बहुत कम, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इतना नीचे चला गया कि उससे 2 हफ्ता का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा। तीसरा मैंने क्या बोला सर, ऑयल का प्राइस क्या हो जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। सो नो, तो इंडिया को क्या करना पड़ा पता है? भीख मांगना पड़ा। क्या मांगना पड़ा? किसके पास? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास। किसके पास? वर्ल्ड बैंक को बोला सर प्लीज मुझे पैसा दे दो, हमारा देश नहीं तो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक पता है क्या किया? वर्ल्ड बैंक बोला हम दे देंगे, जा दे देंगे, लेकिन तेरे को अपना रास्ता खोलना पड़ेगा, यानी लिबरल होना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ बोला चलो चलो चलो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोलो, लिबरल हो जाओ, पूरा देश में पैसा इन्वेस्ट करो, उनको भी करने दो। ये हुआ सर सबसे बड़ा पॉइंट कि क्यों लिबरलाइजेशन आया। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो कंडीशन लगा दिया, क्या लगा दिया? और कंडीशन में तुमको बोला, क्या लगाया कंडीशन में? इंडिया को लिबरल होने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अलाउ करो तुम लोग, वरना पैसा मरता क्या नहीं करता, इंडिया एक्सेप्ट कर लिया। वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए, ठीक है। द फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन along with the crisis in the economic front ballooned into what we called as crisis of confidence। जो ये सिचुएशन चल रहा था, लोगों का भरोसा उठ गया, इसको बोलता है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या बोलता है? पूरा इकोनॉमिक फ्रंट जो इंडिया का पूरा बर्बाद हो गया, इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा था, लोगों का भरोसा पूरा उठ चुका था, इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। और इंडिया ने डेफिनेटली सर बात माना। किसका बात माना? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और वो लोग 3 चीज बोल दिया, इंडिया को तीनों चीज करना पड़ा। LPG क्या बोला? L मतलब, B मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। ये LPG जो है वो तीनों चीज करना पड़ा इंडिया को। लिबरल मतलब क्या होता है सर? फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। प्राइवेटाइजेशन मतलब सीधा गवर्नमेंट साइड की ओनरशिप किसके पास आ जाएगा? और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विस, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, सब कुछ फ्री हो सकता है। कोई भी देश से टेक्नोलॉजी दे सकता है, कोई भी देश में लेबर दे सकता है, कोई भी कंट्री में से गुड्स दे भी सकता है, कोई भी कंट्री में सर्विस, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिबरल मतलब सर रेस्ट्रिक्शंस हटाना, लाइसेंस को, रिक्वायरमेंट को कम करना। एक प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी सरकारी चीज को किसके हवाले कर देना, और ग्लोबलाइजेशन मतलब सर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल और फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं सर LPG। क्या बोलते हैं? समझा मेरा बात? ये आया हमारे इंडिया में 1991 से, जिसको बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिला इससे। समझा मेरा बात? अब देखो इस पॉलिसी का बेटा 2 मुद्दा था। एक था कौन सा मेजर, और एक कौन सा मेजर मिला सर? इसका मेन काम क्या था सुनो, अगर एग्जाम में आ जाए, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है। क्या है सर? इंडिया में जो महंगाई बढ़ रहा है, जो BOP बढ़ रहा है, उसको दूर करेगा। कौन सा मेजर?
स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर कौन सा टर्म है सर? कि इंडिया हमेशा कॉम्पिटिटिव रहे, इंडिया का प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता रहे, यस और नो? तो कौन सा शॉर्ट टर्म हुआ और कौन सा लॉन्ग टर्म हुआ सर? याद रखना है, सबसे पहले बोल दे रहा हूँ, एग्जाम में आएगा दीज रिफॉर्म फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म मेजर, तो क्या आएगा? अभी याद है, बाद में भी याद रहना चाहिए। और कौन सा मेजर जो शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म, ठीक है। और कौन सा लॉन्ग टर्म नहीं है? ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये अभी सुनो, मैं इंडिविजुअली 6 का 6 पॉइंट पूछूंगा अभी तुरंत। गवर्नमेंट ने फिस्कल रिफॉर्म्स लाए, फिस्कल मतलब टैक्स में बदलाव लाया। किसमें? ध्यान रखिएगा, एक चीज कहीं लिखना है तो या दिमाग में सेट कर लो, फिस्कल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आता है और मॉनेटरी रिफॉर्म्स आरबीआई लेके आता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का होता है, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी क्यों गवर्नमेंट का होता है सर? टैक्स से रिलेटेड होता है। और मॉनेटरी सप्लाई मनी का सप्लाई किससे रिलेटेड होता है? कौन कंट्रोल करेगा उसको? तो लॉजिकल है ना, इसमें रटने का कुछ नहीं है। फिस्कल पॉलिसी टैक्स से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी टैक्स से रिलेटेड नहीं होता है, मनी की सप्लाई से रिलेटेड होता है, तो इसको गवर्नमेंट नहीं करके कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। गवर्नमेंट ने 6 फिस्कल मेजर लाए। क्या मेजर लाए सर? 6 फिस्कल मेजर लाए सर। पहला मेजर क्या है देखो, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो लोगों को अच्छा समझ में आ जाए, ट्रांसपेरेंट रहे। ट्रांसपेरेंट मतलब समझता है ना, ट्रांसपेरेंसी जितना ज्यादा रहेगा सर, चीजें उतनी क्लियर रहेगी लोगों के बीच में। नंबर 2 क्या? इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस, मतलब लोग टैक्स को पालन करें। अगर टैक्स ट्रांसपेरेंट रहेगा तो लोग टैक्स का पालन, टैक्स ट्रांसपेरेंट मतलब समझता है ना क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब सब दिखे, यस और नो, बिना कुछ डर। जैसे एक चीज समझो, मैंने कहां चला गया रे भाई, जा चला गया क्या अपना फाइल? छोड़। अच्छा, वाईफाई का रिचार्ज हो गया था ना? तुरंत हो गया था कि टाइम लगा? कल ही खत्म हो गया था क्या, या कल चल रहा था वाईफाई? तो तुम डाउनलोड नहीं किया था लेक्चर मतलब? वो लॉगिन करेगा। ओ, उसमें भी लग रहा है क्या? पासवर्ड कर देखो ट्रांसपेरेंट कैसी रहती चीजें, देखो ये तुम्हारी भाभी मेरे को मैसेज कर रही है क्या, आई एम ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो फॉर द ऑफिस। उसके पहले जब मैं निकला तो मैंने बोला गोइंग टू टीच। ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है? मैं क्या कर रहा हूँ उसको पता है, वो क्या कर रही है मेरे को पता है। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा कि नहीं होगा? दृष्टि आप बताओ, आप तो बेहतर जानते हैं सब चीज। यस और नो? अरे 10-10 जन को मैसेज, 10-10 जन को ट्रांसपेरेंसी रखते हो तो रिया के साथ ट्रांसपेरेंसी, गुनगुन के साथ। हम थोड़ी ना कोई लड़का को मैसेज कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी तो किसी के साथ भी रह सकता है, गलत समझता है तो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट टैक्स एक रिप्लाई कर देगा, बुरा मान जाएगी। मेरा व्हाट्सएप तुम लोग के पास भी रहता, तुम लोग भी कर सकता। तुम्हारा तो भरोसा नहीं। फोटो नहीं देखा? मारपीट काहे कर रहा है बोलो तो? लोग भेज दिए फोन में, देखो आराम से, अब देखते रहो, जितना देखना देखो, डेली देखो। आओ, प्रियंका सिरोहिया, शी इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन फेसबुक। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। काम ओरिएंटेड है यार लड़की, और क्या चाहिए अपने को, ऐसी चाहिए हमको। हाँ, अच्छा वही हम बोलने वाले थे कि अच्छा सर भाई बहन जैसा नहीं बोली। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर जितना ट्रांसपेरेंट उतना, फोन बज रहा किसी का, टैक्स कंप्लायंस तभी ना लोग करेगा। थ्रस्ट ऑन कर्बिंग, कर्ब मतलब कम करना। गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा,
कम, तभी ना बजट अच्छा हो जाएगा। तुम समझो मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, मेरा खर्चा 110 है, हो पाएगा? डेफिसिट आया कितने रुपए का? लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर 80 कर दूं, सरप्लस आएगा कितने का? तो अगर आपका रिसिप्ट नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, अपना खर्चा क्या करो, कम करो। वही थर्ड पॉइंट बोल रहा है। नंबर 4, इतना जो सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, इतना जो रिडक्शन इन सब्सिडी, उसको हटाओ। सब्सिडी पता है ना क्या होता है? बेनिफिट होता है जो लोगों को मिलता है। गवर्नमेंट का आउटफ्लो है, वो गवर्नमेंट का क्या है सर? आउटफ्लो है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी को कम किया एंड एबोलिशन ऑफ अननेसेसरी सब्सिडी। जहां सब्सिडी का जरूरत नहीं वहां सब्सिडी हटा दे। जरूरत भी है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का तो डेफिसिट हो जाएगा ना, वरना गवर्नमेंट को टैक्स जितना मिले उतना अच्छा है, और सब्सिडी जितना कम देना पड़े गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तुम लोग पढ़े ना एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करके। अच्छा, उसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटीज होल्डिंग इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेट का सर इक्विटी होल्डिंग जो है उसको थोड़ा कम कर दो। क्या कर दो सर? वो किसको दे दो? प्राइवेट को। यही तो क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। यस और नो? एंड लास्ट वही बोला, इनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने इन्वेस्टमेंट को कम किया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, टैक्स स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाया, टैक्स कंप्लायंस अच्छा से होने लगा। वो ध्यान दे रहा है कि हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को क्या किया सर? कर्व किया मतलब कम किया, और सब्सिडी का लेन देन भी थोड़ा क्या कर दिया? कम। ये सारे फिस्कल मेजर्स है, किसके? गवर्नमेंट के। टोटल 6 मेजर्स है। कितने मेजर्स है? मैंने बोला तो 6 मेजर होते ही पूछूंगा। कौन 6 मेजर बता पाएगा? हाथ उठाओ। 6 का 6 बोलो। ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कम करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, सब्सिडी ये देगा, मतलब कम करेगा, कम से कम होगा, ठीक है। 3 हुआ। हाँ इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, कर्विंग, वही तो था, एक्सपेंडिचर वाली तो था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर्व हो गया। बेटर टैक्स कंप्लायंस, उसके बाद इनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर और डिसइन्वेस्टमेंट। ये अलग 2 पॉइंट में लिखा हुआ। देखो 5th में डिसइन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और 6th में इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है। कीवर्ड भी याद रहेगा ना, डिसइन्वेस्टमेंट तो समझ में आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यस और नो? अपने इक्विटी को कम कर रहा है, समझा? अच्छा, अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा रिफॉर्म्स है सर? मैंने पहले बोला मॉनेटरी रिफॉर्म्स कौन लेके आता है? अब गवर्नमेंट नहीं ना लेके आएगा, अब कौन लेके आएगा सर? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म सब कौन लेके आएगा सर? तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स है, टोटल 5। ये सारे कौन लेके आएगा? पहले बोल दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट नहीं लेके आएगा। कौन लेके आएगा सर? आरबीआई लेके आ पाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखो 5 रिफॉर्म्स है। क्या बोला मैंने? ये 5 रिफॉर्म जो है ये आरबीआई लेकर आएगा, ठीक है। कौन लेकर आएगा सर? देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट रेट लिबरल हो गया और रिडक्शन कंट्रोल एंड बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई जितना कंट्रोल करता था वो क्या कर दिया? किस पे कंट्रोल करेगा आरबीआई पता है ना? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करेगा। किसको करेगा? तो वो कंट्रोल क्या कर दिया सर? लिबरल हो गया आरबीआई भी। आरबीआई भी क्या हो गया? लिबरल तो हो ही रहा है। जैसे गवर्नमेंट लिबरल वैसे कौन लिबरल हो गया? दूसरा पॉइंट क्या लिखा सर? न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आया कि नहीं आया? तुम खुद सोचो, इंडिया में आज से 30 साल 40 साल पहले कितना बैंक होगा? 50 साल पहले ज्यादा बैंक नहीं था। बैंक तो अभी आ गया, एचडीएफसी, एक्सिस, बंधन बैंक, फलाना बैंक, ढिमकाना बैंक, ये सब हाल फिलहाल में आया। जब इंडिया आजाद हुआ तो इतना कोई बैंक भी था क्या उस समय? ठीक है, तो इंडिया जो आजाद, जब ब्रिटिश लोग था उस समय कोई बैंक ही नहीं था उस समय, 86 में लेकिन एसबीआई था, ठीक है। तो बैंक बहुत बड़ा, यस और नो? न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आया। इनफैक्ट फॉरेन सेक्टर बैंक भी आया कि नहीं इंडिया में? यस और नो? एक फॉरेन बैंक का नाम बताओ, फॉरेन बैंक का नाम बताओ। नहीं पता? बहुत सारे, आरबीएल है, आरबीएस है, रॉयल बैंक ऑफ लंदन, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। देखिएगा ये देखो आरबीएल बैंक मिला। कौन सा बैंक है? रॉयल बैंक ऑफ लंदन, ठीक है। आरबीएल फुल फॉर्म मिला। ये तो रत्नाकर है। एक और दिखा दो, रॉयल बैंक ऑफ लंदन। अरे दिखा, पागल हो गया ये लोग, ठीक है। ये देखो आया ना रॉयल बैंक ऑफ लंदन। मैं जो बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। रत्नाकर दे दिया, ठीक है। एक आरबीएस भी है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। सब इंडिया में है ये सब, ठीक है। देखो है ना इंडिया में,
ठीक है, रॉयल बैंक, ये है तुम्हारा कैमेक स्ट्रीट के पास में, सब फॉरेन बैंक है। कौन सा बैंक है? रत्नाकर बैंक। आरबीएल एक्सपेक्ट करा था रॉयल बैंक ऑफ लंदन आएगा रत्ना। अच्छा, सीआरआर कम कर देगा, अच्छा ही तो है। सीआरआर पता ना क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को किसी और बैंक को पैसा देने से पहले कुछ रखना पड़ता है, किसी आदमी को लोन देने से पहले कुछ, तो वो कम हो गया, सीआरआर कम हो गया, एसएलआर भी क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा ही है। ये सब किसका रिकमेंडेशन था? नरसिम्हम कमेटी, पढ़ा था ना तुम लोग? ठीक है। उसके अलावा से लिबरेशन ऑफ बैंक ब्रांच लीज, जो बैंक का लाइसेंस का रिक्वायरमेंट था कि अगर बैंक ओपन करोगे क्लोज करोगे तो ब्रांच, बहुत सारा लाइसेंस का रिक्वायरमेंट था, वो सारा क्या हो गया? कम हो गया। तो ये सब सारे रिफॉर्म्स है किसको लेके? बैंक को लेके। ये कौन सा पॉलिसी का? मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स था ये, ठीक है। ऊपर में जो 6 था वो किसका था? गवर्नमेंट का फिस्कल। और ये जो 4-5 पढ़ा है वो किसका है? इसमें कीवर्ड याद रखो, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ज्यादा आया, फॉरेन बैंक्स और ज्यादा आया। उसके सीआरआर और एसएलआर क्या हो गया सर? और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी कम हो गया। आपको ओपन करना है नया ब्रांच, क्लोज करना है, शिफ्ट करना है, आप आराम से बिना कोई इतना इंटीमेशन के लाइसेंस का रिक्वायरमेंट क्या कर दिया सर? कम कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ये है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या है सर? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें कितना पॉइंट है? 10 पॉइंट है। आराम से समझ में आ जाएगा, प्लीज पढ़ो। और मैं अगर ये नहीं बता पाया ना, हड्डी तोड़ दूंगा। सब तो मैं ही पढ़ा दिया। चलो पढ़ो यहां से। और सुनो, इससे मान लो तुम 1 पढ़ा, समझ में आ गया, 2 समझ में, उसको कॉपी में लिख लेना कि जो समझ में नहीं आया। बहुत सारा पॉइंट है ना, तो 8 तो 8 तुम लोग स्टूडेंट है, कहां समझ में आएगा? भगवान थोड़ी है। जो पढ़ो, जो समझ में, कॉपी में लिख लो तुरंत। पढ़ो आराम से। लाइसेंस राज खत्म हो गया, लाइसेंस का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। चलो, शुरुआत का 4 हुआ तुम लोग का रीड। पहला वाला समझ में आया? लाइसेंस राज धीरे धीरे खत्म हो गया पूरा, खाली कुछ इंडस्ट्रीज में रखा गया जो खतरनाक इंडस्ट्री है, ड्रग्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह। दूसरा भी इजी है, पब्लिक सेक्टर जो है वो कहाँ रहेगा सर? 8 सेक्टर में रहेगा, यस और नो। और उसके बाद धीरे धीरे वो, और सबसे ओनली 2 आइटम्स रिमेन, रेलवे और आइटम। आज भी रेलवे में पब्लिक सेक्टर है कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट है कि नहीं है? एमआरटीपी एक्ट जो उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, क्या कर दिया गया सर? एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, रिपील्ड। मर्जर का प्रोविजन था। मर्जर मतलब क्या होता है? जब 2 कंपनी आपस में मर्ज हो रहा है। अमलगमेंट मतलब वही होता है। टेक ओवर मतलब एक कंपनी दूसरे में क्या कर लिया है। तो इनका प्रोविजन में बहुत सारा बदलाव लाया उन्होंने, बहुत सारा। इससे क्या हुआ सर? डिवीजन जो है वो अच्छा होने लगा। और नेक्स्ट क्या लिखा है सर? मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री have been de-reserved, enabling entry for, जो इंडस्ट्रीज का स्मॉल स्केल बनाता था वही बनाएगा। इससे क्या होगा? लार्ज स्केल उसमें घुसेगा नहीं, और लार्ज स्केल अगर घुसेगा नहीं तो स्मॉल स्केल हमेशा टेंशन फ्री रहेगा, नहीं तो स्मॉल स्केल तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारा पॉलिसी था। जो स्मॉल बनाएगा वो केवल कौन बनाएगा? स्मॉल स्केल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? मतलब 4th में, मतलब समझो 4th में ऐसा होता था, 4th में ऐसा होता था कि स्मॉल स्केल जो बना रहा है उसमें पहले रिजर्वेशन था। किसका? स्मॉल स्केल का, कि लार्ज स्केल में घुस। लेकिन इस रिफॉर्म में इन्होंने वो रिजर्वेशन हटा दिया, मतलब अब लार्ज स्केल घुस सकता है, अब लार्ज स्केल घुस सकता है। पहले रिजर्वेशन था कि इसमें जो काम स्मॉल स्केल करो वो सिर्फ, अब उस रिजर्वेशन को डी रिजर्वेशन कर दिया। डी रिजर्वेशन कर दिया मतलब
स्मॉल स्केल में लार्ज स्केल। जो काम स्मॉल स्केल करता था वो लार्ज स्केल भी अब कर पाएगा। देखो ना क्या, मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल हैव बीन डी रिजर्व्ड। डी रिजर्व मतलब अब रिजर्वेशन हट गया, इनेबलिंग मतलब इनेबल हो गया, क्या हो गया, एंट्री ऑफ लार्ज स्केल। समझा पॉइंट? तो रिजर्वेशन हट गया कहां से? स्मॉल स्केल। सिक्स जो गवर्नमेंट का मोनोपोली था वो हट गया, यस और नो? 8 इंडस्ट्रीज में रह गया था, याद है ना? तो बाकी गवर्नमेंट का इंडस्ट्री जो मोनोपोली था वो हट गया, और अब तो खैर खाली वैसे 2 ही जगह दिखेगा, कहां पे? एक रेलवे में और एक वही चीज लिखा हुआ वापस से। पॉइंट नंबर 6, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आसानी से बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट। 2 रूट होते हैं, तो ऑटोमेटिक रूट, एक होता अप्रूवल रूट। क्या बोला? तो ऑटोमेटिक रूट से मतलब बिना परमिशन के तुम इंडिया में 51% इन्वेस्ट कर सकता है बिना परमिशन के। क्या बोला? उसको ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया में अप टू कितना परसेंट? 50%। लेकिन हाँ, फॉरेन इंडस्ट्री 4 सेक्टर में प्रोहिबिटेड है। फॉरेन एफडीए पढ़े थे ना आपने? एफडीआई में क्या होता है? कंट्रोल आता है कि नहीं आता है? एफपीआई में आता है क्या? एफडीआई 4 जगह नहीं किया जाएगा इंडिया में, उन लोग को मनाही है। तुम लोग इंडिया में कंट्रोल करना चाहते हो तो करो, मगर 4 चीज को छोड़ देगा। क्या क्या 4 चीज को छोड़ देगा? रिटेल ट्रेड को छोड़ देगा, एटॉमिक एनर्जी को छोड़ देगा, लॉटरी बिजनेस को छोड़ देगा, और बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इन चारों को छोड़ के जहां पैसा लगाना है वो लोग लगा सकता है। क्या क्या बोलो? एटॉमिक एनर्जी, रिटेल ट्रेड, लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग। इन सबको छोड़ के जहां पैसा लगाना है लगा सकता है, कोई मनाही नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? एक्सटर्नल ट्रेड को और लिबरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया सर? लाइसेंस हटा दिया गया। लाइसेंस क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कंज्यूमर गुड्स विच रिमेन अंडर लाइसेंस फॉर मेड फ्री 10 years लेटर। कंज्यूमर गुड्स पे लाइसेंस लगता था, उसको भी हटा दिया गया। तो सब गुड्स पे क्या कर दिया लोग? लाइसेंस टुडे कुछ पे है, बाकी सब पे हटा दिया। टुडे एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ गुड्स डिसअलाउड ऑन हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी ग्राउंड। बाकी उन पे तो रहेगा कि नहीं रहेगा लाइसेंस? दवाई बनाने में लाइसेंस नहीं रहेगा, तो वो तो यार हेल्थ के लिए है, उन पे रहेगा। एंड फ्यू अदर सच एज एडिबल और फर्टिलाइजर पे रहेगा कि नहीं रहेगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे रहेगा, बाकी सब पे लाइसेंस हटा दिया गया, तो अच्छा ही हुआ। इसके अलावा हाईएस्ट टैरिफ रेट कितना है सर? टैरिफ रेट मतलब पता है कितना होता है? टैक्स रेट होता है, सॉरी 35 बोलो, 355%। वो हाईएस्ट टैक्स रेट है। क्या है सर? उसको कम करके कितना कर दिया गया? सीधा 355 से और कम कर दिया गया। कितना लिबरल हो गया इंडिया, देखो, और कम कर दिया गया, देखो। लेकिन ऑटोमोबाइल में खाली 100% है, बाकी सब में कम कर दिया गया। सोचो, जो ब्रिटिश लोग जब 1947 में आए, उसके बाद जब इंडिया आजाद हुआ, लिबरलाइजेशन 1990 याद है? 1991 में तो लिबरल नहीं था ना? था क्या? लिबरेशन कब से हुआ? 1991 के बाद से। तो ये तो 1991 का बात है, उस समय लिबरल था ही नहीं, तो टैरिफ रेट बहुत हाई था। कितना? उसके बाद सीधा कम कर दिया गया लिबरल के बाद, और कितना कर दिया? 93-94 में लिबरल हो गया, और लिबरल हो गया, कितना हो गया? और 7-8 में और हो गया, समझा? और भी कम हो गया, 10% पे आ चुका टैरिफ रेट। समझा मेरा बात? तुम अगर बाहर से सामान मंगाएगा, तुमको 10-20-30% ही देना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल में गाड़ी वाली 100%। जितना लगा दाम उतना ही वापस और देना पड़ेगा तुमको। अच्छा, रुपी वाज डी वैल्यू, रुपी डी वैल्यू समझ? रुपया कमजोर हो गया, कितना परसेंट? यस और नो? फ्रॉम 1994 ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, फॉरेन ट्रेवल वे परमिटेड एंड मार्केट एक्सचेंजेड एंड रुपी बिकम ऑफिशियली कन्वर्टेड ऑन कन्वर्टेबल अकाउंट। ये करने का जरूरत नहीं, 9-10 छोड़ देना, 8 तक कर लेना। तो 8 याद हो गया मोटा मोटी? 8 याद हो गया? अच्छा, 8 तो याद नहीं हुआ होगा, 3-4 याद हो गया होगा? एक बार देख लो, 3-4 में सिर्फ एक जन से पूछना, मेरे को पता है किससे पूछना है। Which of the following करके क्वेश्चन एग्जाम में आया था? दिखाऊं कैसा आएगा?
हर चैप्टर का पीछे का क्वेश्चन देखा करो, जब पढ़ा दू ना, जैसे लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, तो देखा करो थोड़ा क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट कब से हुआ इंडिया का, है ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बेसिक क्या आएगा। इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड हो गया, क्यों, कुछ कारण कि क्यों इंडियन इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, ठीक है, वो तुम लोग सोचेगा बहुत इजी क्वेश्चन है। ये चैप्टर अगर समझ गया ना तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, ठीक है। ये सब आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पूछ लेगा, है ना। MRTP क्यों आया था, क्यों आया था सर, मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए ना, है ना। ये सब दिया है, 17-18 क्वेश्चन दिया है। चलो बोलो 4 पॉइंट बोलो, कौन बोलेगा, 4 नहीं 3 ही पॉइंट बोलो। बोलो शुभम। टैक्स कम कर दिया गया, टैरिफ जो है, और दूसरा है कि जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री हो गया वो अब लार्ज स्केल में कर सकता है, हाँ, डी रिजर्वेशन हो गया। और एक है कि आपका मोनोपोली मार्केट जो है वो खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। सही बोला। और है कि प्राइवेट सॉरी जो फॉरेन का जो 51% तक, और जो हेल्थ प्रोडक्ट ये सब उन पे लाइसेंस लगेगा, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, मोटा मोटी सब बोले। टैरिफ वाला पॉइंट वाला नहीं बोला, रुपी वाला, रुपी डिवैल्यू हो गया था 18%, ठीक है, टैरिफ रेट को कम कर दिया गया ना, ठीक है। अच्छा, सट्टा वाला नहीं सट्टा वाला बोला ना, 4 चीज को छोड़ के बाकी हर जगह एफडीए हो सकता है। अच्छा, एक और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स 10.4.5 टॉपिक लिख लो, करे 10.4.5, कभी तो 2 होमवर्क दिया, ये 10.4.5 जहां तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ 10.5, बहुत कुछ समझाने का है नहीं एग्जाम में। जीडीपी कैसे कैसे बढ़ रहा है देख लो एक बार इंडिया का, ये बढ़ रहा है। 1991 में कितना था, जब लिबरलाइजेशन हुआ ही नहीं था उतना, यस और नो। और 2021 लास्ट डेटा 21 तक का, ये क्या 21 में कितना हो गया जीडीपी। अरे ये क्या दिख रहा है यार, ये क्या है, डबल डिजिट हो गया ना। नहीं वो तो हो गया, हाँ कोविड था सर, 2020 ना कोविड था, ऐसा सोचना पड़ेगा ना तुमको। तो क्या हो गया, माइनस में हो गया जीडीपी, क्या हो गया, समझ रहा है, कोविड आया ना तो माइनस हो गया। तो ये जीडीपी का चार्ट है, देखो कोविड वाला फेज दिखा, हाँ ग्राफ दिखा ना। चलो अब आ जाओ, यहां से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, नीति आयोग, क्योंकि हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया स्कीम है नीति आयोग, ठीक है जी हाँ। ये स्कीम कब आया, पहले डेट देखो इसका, इसका फुल फॉर्म क्या है सर, नाम नीति है मगर फुल फॉर्म है क्या, इसको आपने बोलेंगे नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है सर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है सर, इंडिया का जो थिंकिंग है उस इनोवेटिव हो जाए, यस और नो। तो ये इसको पता है, इसको क्या बोला गया है, थिंक टैंक बोला गया गवर्नमेंट का, क्या बोला गया, थिंक टैंक, गवर्नमेंट ने अपना सोच इसमें उतारा है, ठीक है। तो ये है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, नीति आयोग। अब ये है क्या बता रहा हूं मैं, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, पहले समझे, आया कब, फुल फॉर्म क्या है, इसको इंडिया का गवर्नमेंट का क्या बोला जाता है सर। अब ये क्यों आया सर, समझो, इसका बहुत सारा देखो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तुमको, कितना ऑब्जेक्टिव है, 13 ऑब्जेक्टिव है, बट जो की इंपॉर्टेंट समझो, सबसे पहला क्या है सर, टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर्स एंड स्ट्रेटेजीज विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट, हर स्टेट का डेवलपमेंट हो, यस और नो, हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, स्ट्रेटेजीज वैसी फॉर्मुलेट होगा। तो इनका मेन फोकस क्या है, स्टेट्स का डेवलपमेंट करना, क्या करना सर, ताकि अगर स्टेट डेवलप होगा तो अपना नेशन भी क्या हो जाएगा, डेवलप। सेकंड पॉइंट वही लिखा है देखो, टू फोस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म विद स्टेट्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस रिकॉग्नाइजिंग दैट द स्ट्रांग स्टेट्स मेक्स अ स्ट्रांग नेशन। तो अपने को स्टेट्स को क्या बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, ताकि अपना नेशन भी क्या बन जाए, स्ट्रांग बन जाए। प्लस ये विलेज लेवल पे भी काम करेगा, समझ रहा है, विलेज मतलब गांव लेवल में भी, विलेज डिस्ट्रिक्ट सब लेवल पे क्या करेगा, काम करेगा, अलग अलग मैकेनिज्म बनाएगा, क्या बनाएगा सर, ताकि डेवलपमेंट हो सके, विलेज का भी
विलेज का होगा तो स्टेट का अपने आप, तो स्टेट का होगा तो अपने आप नेशन का भी हो जाएगा। टू इंश्योर ऑन एरियाज डेट आर, जो एरियाज पे ज्यादा फोकस देना वहां पे ज्यादा दो, जो एरियाज ऑलरेडी डेवलप है फोकस नहीं देके जो एरियाज कम डेवलप्ड है उनपे, और जो इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का बात आ रहा है सर वहां पे तो ज्यादा फोकस, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का बात है वहां पे तो ज्यादा फोकस देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। टू पे अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट में बी रिस्क एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग, अरे भैया सोसाइटी का जो सेक्शन को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उनको फोकस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। 5th पॉइंट वही बोला है, स्पेशल अटेंशन उनको दो। 6th पॉइंट क्या बोल रहे सर, स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाओ इंडिया के लिए, क्या बनाओ सर, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और उस पॉलिसी को मॉनिटर करते रहो, क्या करते रहो कि कैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर एंड नेशनल इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एजुकेशनल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब पार्टनरशिप को बढ़ाओ। एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, लोग अगर पार्टनरशिप करेगा उनका सोचने का क्षमता, उसी को बोलता है थिंक टैंक। क्या बोलता है सर, तुम्हारी जो सोच है वो टैंक के समान हो जाएगा, किसके समान हो जाएगा, टैंक के समान। तो पार्टनरशिप को बढ़ावा देता है, क्या देता है सर, पार्टनरशिप को नॉलेज इनोवेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा इसका मेन एक्टिविटी है, और भी है सर, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में काम करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगा तभी इनोवेशन पॉसिबल। तो ये सारा पॉलिसीज है किसका सर, नीति आयोग का, किसका, मतलब नीति आयोग का मेन स्कीम क्या क्या होगा समझ गया, क्या क्या बोलो, स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए सर, नो, और क्या होना चाहिए सर, और क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और बोलो पार्टनरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा, ये सुनो देखो मैं थोड़ा और नीति आयोग का वेबसाइट से तुमको पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ऑब्जेक्टिव मिला पूरा का पूरा यहीं से छापा है, देखो लो पहला मिला सी इंस्टीट्यूट वहीं से छाप रहे, समझा ना, दिख रहा है ना, पूरा का पूरा वही है, देखो ना यार, ये देखो दिख रहा है, कोई पॉइंट तुमको ऐसा नहीं मिलेगा, देखो ना, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की होल्डर, है ना, पूरा का पूरे लोग वहीं से छाप रहे हैं, समझा बोलने का मतलब, कॉपी पेस्ट किया पूरा का पूरा, ठीक है। बट अगर इसको सरल भाषा में समझना है तो ठीक है, बट स्टिल वो तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हाँ ये वाला देखो एक बार, यहाँ पे देखो, और क्या क्या है, पिंटू आओ, पूरा का पूरा वहीं से छापा गया, लेकिन सर इनिशिएटिव्स भी है कुछ की इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, देखो लाइफ विच इन्विजन्स रिप्लेसिंग द प्रिवेलेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स एंड इंप्रूव एक्सेस, देखो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना क्या है, जैसे एनडीएपी, क्या आया, एनडीएपी क्या करता है सर, डेटा गवर्नमेंट को आसानी से मिल जाता है यहाँ पे कोई भी चीज का, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। एक कैंपेन है सर, कौन सा कैंपेन है, देखो शून्य कैंपेन, क्या है सर, एम्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी, शून्य मतलब क्या होता है, एयर में 0% खराबी रहे, एयर का क्वालिटी अच्छा रहे, यस और नो। ई अमृत, इलेक्ट्रॉनिकल अमृत इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सारा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे तो किस पे मिल जाएगा, एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा वेबसाइट है बताओ, तो ई अमृत है, क्या है सर, इंडियन पॉलिसी इनसाइट्स, खाली फुल फॉर्म कर लेना जब नहीं है तो, हाँ ये और है, ये वाला है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हो देखो, मिथनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसका एम क्या है सर, रिड्यूस करना इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल, क्या करना है सर, जितना कम से कम ऑयल इंपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है ना हमारे लिए, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम हो जाए तो भी अच्छा है हमारे लिए, ग्रीन हाउस गैस क्या हार्मफुल है कि नहीं है, तो ये जो चीज है वो है मिथनल इकोनॉमी, और लास्ट में इंडिया की इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट करना है सर, गोल्ड मार्केट में कन्वर्ट करना, वो कब होगा, इंडिया सोना कब बनेगा, जब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना घटेगा सर, वही चीज लिखा हुआ है, स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट, तो इंडिया गोल्ड इकोनॉमी बन जाएगा अगर इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझा मेरा बात। तो ये सारा क्या क्या इनिशिएटिव है, एनडीएपी इंपॉर्टेंट है सर, शून्य कैंपेन इंपॉर्टेंट है, ई अमृत इंपॉर्टेंट है, ई अमृत क्या था सर, व्हीकल्स के लिए, मेथनल इकोनॉमी प्रोग्राम सर, ग्रीन हाउस गैस का और यार ऑयल को कम करना इसका यूज, और गोल्ड मार्केट कैसे बनेगा सर, जब इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तब जाके क्या बनेगा सर, ठीक है।
सुनो, पीडीएफ डाउनलोड करो, पूरा प्राइमरी सेक्टर रीड करो, पूरा प्राइमरी सेक्टर रीड, सब पीडीएफ है फोन में, खाली प्राइमरी सेक्टर रीड कर लो, खाली 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 प्राइमरी सेक्टर रीड कर लो, 2 पेज का है, अच्छा से रीड करो।